आप सब लोगों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ जो गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं उनकी क्या व्यवस्था है। और कई जगह से, कई स्टेटों से और कई डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग खबरें निकल के आ रही हैं। आज नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI ने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि जितना भी पब्लिक क्रिटिकल डेटा है, ट्रायल डेटा, पोस्ट वैक्सीनेशन एडवर्स इवेंट डेटा, वो भी क्लियर हो, क्योंकि कई लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। ब्लड क्लॉट्स और स्ट्रोक्स की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोमॉर्बिड पेशेंट्स को भी और उसके अलावा भी। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इतनी भी दवाइयाँ वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुई है वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए हुई थी, तो उसका क्या असर पड़ रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव से कुछ हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक स्टडी कहती है कि 90 से 93% लोग जो हैं कोरोना से बच जा रहे हैं या माइल्ड सिम्टम से बच जा रहे हैं। खाली 5 से 6% लोगों केसेस को ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और सघन करना पड़ेगा गांव देहात, रूरल एरियाज में भी। पर आज हम बात करेंगे कि गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल है। तो मेरा पहला सवाल आज हरीशून जी से होगा। हरीशून जी, ये बताइए कि गांव में आपके एरिया में जो हापुड़ जिला है, सिंभौली का क्षेत्र है, रजबपुर, सिमरौली, घनौरा, मुरादपुर, वहाँ की क्या स्थिति है और कितने स्वास्थ्य केंद्र अभी ऑपरेशनल हैं और उन स्वास्थ्य केंद्र में जो है क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, उन चीजों को लेकर। देखिए आतुमजीत जी, सबसे पहले तो इस महामारी के काल में आप इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं और अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अपने स्तर पर गांव-गांव जाकर, कस्बे कस्बे में जाकर लोगों को मदद करें और इस महामारी से बचाएं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की। जब उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की बात आती है ग्रामीण स्तर पर, तो वहां पर बद से बदतर हालात हैं। कोई भी चिकित्सा व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था हो तभी वो सुविधा दे सकती है जब वहां पर कोई व्यक्ति उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा के जो उपकेंद्र गांव-गांव सरकार ने खोले हैं, या तो वो कूड़े के ढेर बन गए हैं या वहां पर ताले लटके हुए हैं। वर्षों से वहां पर ना तो कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना दवाई है। और आज इस कोरोना काल में इतने बुरे हालात से जब प्रदेश और देश जूझ रहा है, देश की जनता जूझ रही है, गांवों में प्राथमिक चिकित्सालय केंद्रों पर लटके हुए ताले ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी प्रदेश की जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है और कितनी जवाबदेही रखती है। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। और मैं जिला हापुड़ से आता हूं, उत्तर प्रदेश से। मैंने आज CMO से बात किया, जिला प्रशासन से बात किया कि गांव-गांव स्तर पर जो प्राथमिक चिकित्सालय के उपकेंद्र खोले गए हैं, कम से कम उनको सुचारू रूप से चलाया जाए और गांव में रहने वाले गरीब, मजदूर, किसान, सभी लोगों को फर्स्ट एड तो मिल सके, कम से कम उनको बुखार की तो दवाई मिल सके। और जहां तक एक बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की बात आती है, तो हम आज ये कल्पना कर रहे हैं कि हर प्राथमिक चिकित्सालय में कम से कम ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी ग्रामवासी का यदि ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है इस कोरोना काल में, तो उसको वहीं पर गांव में प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र में उसको ऑक्सीजन मिल सके। बात करते हैं कागज पर हम ऑक्सीजन की उपलब्धता की। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, यहाँ तो उत्तर प्रदेश के गांवों में जो प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र बने हैं, वहां पर डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है, वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं है, वहां पर नर्स उपलब्ध नहीं है, वहां पर सिर्फ कूड़े के ढेर पड़े हैं या जंगली जानवरों का ठिकाना बन गया है। मैं खुद जिला हापुड़ में 10 से 20 ऐसे उपकेंद्र आपको गिनवा सकता हूं जहां पर या तो जंगली कुत्ते, पशुओं का ठिकाना है, ना वहां पे कोई व्यवस्था है और तालों से बंद पड़े हैं, ताले लटके पड़े हैं। आज तो ताले भी नहीं है क्योंकि चोर चोरी करके ले गए, वहां पे दरवाजा भी नहीं है, भांग के पेड़ खड़े हैं। और सरकार ये कहती है और प्रशासन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके कहने से ठीक नहीं होगा, करने से ठीक होगा। वर्तमान स्थिति बहुत बदतर है, लेकिन
मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते स्वयं अपनी जितनी क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। अपने गांव में जो भी उपकेंद्र है उसको मैं कोरोना पेशेंट के लिए या कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए हम लोग पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन बिना सरकार की पहल के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं है। यदि भारत का नागरिक इतना सामर्थ्यवान होता तो उसे एक सरकार की जरूरत ना पड़ती। सरकार की जरूरत तभी पड़ती है जब हम इतने सामर्थ्यवान नहीं होते। मैं आपके तो पास उत्तर वापस आऊंगा, मैं प्रदेश आपके में पास बहुत बुरा हाल है जी। हरीश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा सवाल करने पर। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आज सीएम की, सारे सीएम्स की पीएम के साथ मीटिंग थी और ममता जी ने आज ये कहा है कि सीएम को बोलने भी नहीं दिया गया और पीएम साहब चाहते हैं कि पपेट्स की तरह जो है सीएम उनकी बात मानते रहें। दूसरी चीज जो है, ग्राम प्रधानों को कहा गया था कि जितना भी शमशान घाट में, जो शमशान घाट का जो खर्चा नहीं उठा सकते, 5,000 रुपए का खर्चा जो है सरकार प्रशासन के द्वारा ग्राम प्रधानों के द्वारा दिया जाएगा। ग्राम प्रधान कह रहे हैं यूपी के कि हमारी नियुक्ति ही नहीं हुई अभी तक, तो हम कहाँ से 5,000 रुपए का चेक काट के दें। तो ये एक बड़ा असमंजस सा सवाल है। तीसरी चीज, आज एक और घटना हुई कि जो एक गंगा किनारे जो 1100-1200 लाशें मिली हैं यूपी से लेके बिहार तक, उसमें गंगा मित्र करके एक संयोजक गोष्ठी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, स्टेट सरकार की और सेंट्रल सरकार की। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट में ये जो गंगा मित्र थे, इन्होंने ये लाशें क्यों नहीं रिपोर्ट करी और इतनी अनअकाउंटेड डेथ्स कैसे हो गई और वो कैसे लाशों का ढेर जो है, जिसको सरकार भी ना मानने को तैयार है, और ऐसी क्या विपदा है जिसकी वजह से सरकार जो है विफल हो रही है हर कार्य क्षेत्र में? जरा इस पे प्रकाश डालें। आत्मजीत जी, जी, आपने इतने सारे सवाल दाग दिए। नहीं, और मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में इसको बताऊं। ये प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बर्ताव किया, ये कोई नया नहीं जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 7 सालों में एक खुली प्रेस वार्ता नहीं करते, एकालाप करते हैं, मतलब जो कुछ इनका है वो लोकतंत्र की परंपराओं में कोई भरोसा नहीं। अब आज सीएम से बात कर रहे हैं, पहले डीएम से बात किया था। ये बातचीत करना भी केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश है, इस बात को समझे आप। पहली दूसरी चीज ये है कि गांव में जो स्थिति है उसके पीछे कारण है कि बहुत सारी भ्रांतियां गांव में। इस बात को हमें समझना होगा कि केवल खर्चे की बात नहीं है। कई गांवों में हमारे यहाँ ये भ्रांति है कि लाश को कोरोना से मरे अगर कोई है जलाएंगे तो उसके धुएं से कोरोना फैलेगा, ये भी है। और कोरोना को लेके इतनी भ्रांतियां हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब सरकार स्वयं बहुत सारी भ्रांतियों से घिरी है। जरा सोचो, कभी कहते हो कि रेमडेसिविर रामबाण है, 900 का रेमडेसिविर 70,000 में बिकता है। कभी आप कहते हैं कि साहब प्लाज्मा थेरेपी बहुत जरूरी है, फिर आप कहते हैं नहीं, अब प्लाज्मा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कभी आप कहते हैं कि 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर आप कहते हैं 3 महीने बाद लगेगी, फिर कहते हैं 6 महीने बाद लगेगी। तो जो आप बार बार स्टैंड बदलते हैं, तो सरकार के प्रति जो एक विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि एकालाप अगर आप करते हो तो वो भी विश्वसनीय होता तो चलता। मन की बात जैसे कर रहे हैं, मेरा मानना तो ये है कि रेडियो पे, टीवी पे सारे कार्यक्रमों को रोककर केवल और केवल जो कोरोना की वस्तु स्थिति है उससे लोगों को परिचित कराया जाए। कैसे बचें, घरों में कैसे बचें, हकीकत क्या है, समझ गए। और टीचर्स, पटवारी, शिक्षक, शिक्षा मित्र, उन सारे लोगों को इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ना है। चाहे छोटे से घर में रह रहे हैं, बड़े से घर में रह रहे हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जरूरतें हैं, कैसे बचे ये लोग। अलग अलग आर्थिक स्तर के लोग, अलग अलग तरह से रहन सहन के लोगों के लिए अलग अलग तरीके हमें बताने होंगे, और उसके बाद हम इनकी मदद करें दवाइयों में। यहाँ हालत ये है कि झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं उनके भरोसे पूरा अभी चल रही है। अभी जो पहले जो बता रहे थे हमारी भाई, बिल्कुल सही बता रहे थे, वो एकदम हकीकत का चित्रण उन्होंने किया है, उसमें रत्ती भर अतिशयोक्ति नहीं है। पैरासीटामोल की दवाइयां कई लोग 200-200 रुपए में बेच आते हैं झोला छाप डॉक्टर, क्योंकि सबको आपदा में अवसर दिख रहा है।
अब रहा सवाल नमामि गंगे, तो इस बीच में इस तरह के कार्यक्रमों में केवल इन्होंने आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोगों को ही जोड़ा है। मेरी बात अगर गलत लगे तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर आपको मिल पाए लिस्ट, तो लिस्ट निकाल लीजिए और जांच कर लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो जो सजा चोर की हो मेरी। तो अब ये हुआ है कि ये तो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि केवल हवन करने से ये ठीक हो जाएगा। मैं हवन को बुरा नहीं मानता, हवन पे आप रिसर्च करिए। एक वार्ड में जहां गंभीर रूप से लोग बीमार हैं, वहां पे आप हवन दे के देखिए, अगर उससे ठीक होते हैं तो पूरे देश में हवन पद्धति भी अपनाई जाए, ऐसी क्या गलती है, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति इतनी खतरनाक है, टेस्ट वास्तव में हो नहीं रहे, जितनी टेस्टिंग किट जानी चाहिए वो जा नहीं रही है। रिपोर्ट हमको पॉजिटिव जो दिखाई जा रही है, एक थ्योरी दिखाई जा रही है, हकीकत उससे कई गुना ज्यादा बदतर है। मैं कोई पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वास्तव में गांव में लोग सर्दी खांसी मान के चल रहे हैं, सरकार पे भरोसा नहीं, अस्पताल पे भरोसा नहीं। ज्यादातर लोग हमारे अस्पताल जाना ही नहीं चाहते, सर्दी खांसी हो रही तो उसे छुपा रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी तरह बच जाएं, और अपने इम्यून पावर के दम पे या अपने परंपरागत चिकित्सा पद्धति के कुछ लोग बच भी रहे हैं। तो जरूरत यह है कि ऐसे लोगों तक हम लोग जरूरी जानकारी और दवाइयां दोनों पहुंचाएं। इसके लिए सरकार के सारे अंगों को एक साथ मिलके एक मुट्ठी की तरह बंद पे काम करना है। चुनाव फिर करवा लेंगे, पार्टी का एजेंडा फिर हो जाएगा। आप कांग्रेस मुक्त भारत बाद में बना लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो आप सबको एक साथ, कभी डीएम, कभी पीएम, कभी सीएम, ये हटाइए और सारे लोग एक साथ बैठ इसको टॉप एजेंडा पे लेके, वार फुट लेवल पे लेके एक सॉल्यूशन की गाइडलाइन बनाइए और उसको पालन करें, और जो पालन न करे उसके लिए कठोर सजा भी हो। एक डिसिप्लिन कंट्री के रूप में आप इसको ढालिए, और ये लीडर को ही करना है। मैं नहीं बोल सकता कि ब्लैक फंगस की जो कंपनियां दवाई बनाती हैं उनको जेनरिक के रूप में कम रेट पे बेचिए। आप 7,000 का जो एम्पल है उसको वास्तव में कम में बेच सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता कि जो कोरोना का वैक्सीन बना रही कंपनियां वो अपना उत्पादन डबल करे, 1.5 गुना करे, 2 गुना करे, कैसे करे। मैं नहीं बोल सकता कि जो पेटेंट है, आप तो जी आप बेहतर जानते हो कि किस पेटेंट को खोल के किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो मानना है कि पेटेंट पे भी इनका कोई हक है ही नहीं। वास्तव में जो पेटेंट है वो तो इंग्लैंड की कंपनी का है, उसमें 3% ही हमारा योगदान है, और भारत सरकार का तो 0% योगदान है। भले उसके साथ अपनी फोटो हमारे नेता खिंचवा रहे हैं, वास्तव में उन वैक्सीन में इनका 0 योगदान है। और इसीलिए दमदारी से बोल भी नहीं पाते हैं कि भाई आप पूरी वैक्सीन हमको दो, या इतनी वैक्सीन आप बनाओ, या वैक्सीन का ये रेट रखो। ये सब चीज इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इनका कोई योगदान है ही नहीं उसमें। आपका बिल्कुल कहना ठीक है। आज एक और खबर आई, उसमें ये कहा गया कि जैसे जो 2 बिलियन डोजेस का 200 करोड़ 250 करोड़ डोजेस की हम दिसंबर तक की तैयारी करके चल रहे हैं कि 200 करोड़ डोज आ जाएंगी तो 100 करोड़ लोगों को 2-2 डोजेस लग जाएंगे। पर कई स्टडीज का ये भी मानना है कि ये डोज सिर्फ 1 साल के लिए है, आने वाले कई सालों में कई सारी डोजेस का तैयारी करनी पड़ेगी। इसे 200 करोड़ डोजेस से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें हर साल 200 करोड़ डोजेस चाहिए। तो मतलब हर साल के 200 करोड़ डोजेस का मतलब ये हो गया कि 10 साल का 2000 डोजेस का हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इंडिजनाइज करना पड़ेगा प्रोडक्शन का और फैसिलिटीज का। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक हम लोग है इससे निदान नहीं पाएंगे। मेरा अगला सवाल जो है प्रबल जी से है। प्रबल जी, आज प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि कोरोना जो है वो इनविजिबल है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है और बहुत सारे वेरिएंट वो बदलता रहता है, ये आज उन्होंने बयान दिया है। और दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ रिपोर्टिंग को लेकर एक सुओ मोटो, एक किसी ने एप्लीकेशन डाली है सुओ मोटो ऑर्डर के लिए कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कोरोना से एक्चुअली कितनी डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि डेथ जो है बहुत अंडर रिपोर्ट हो रही है। जो लाशों का ढेर लग रहा है आपका शमशान घाटों में, उसकी कहानी अलग है, और जो सरकार की रिपोर्टिंग है और जो वो बताते हैं फिगर्स वो अलग है। तो ये, और ज्यादातर डेथ रिपोर्टिंग जो रूरल एरियाज में हो रही है वो टाइफाइड और निमोनिया की हो रही है, जबकि वो कोरोना से ग्रसित लोग मर रहे हैं। कई मेडिकल हॉस्पिटल्स का बहुत बुरा हाल है, जैसे कि हरीशून जी ने भी बताया। आज मैंने दरभंगा बिहार मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट पढ़ी। दरभंगा बिहार मेडिकल कॉलेज के अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और सुपौल। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वहां पे 120 बेड का हॉस्पिटल है और मात्र 7 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, जहां पे वेंटिलेशन तक नहीं है। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि वहाँ टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट तक नहीं है, यूनिसेक्स टॉयलेट है। वहाँ जो नर्सेस काम करती हैं वो भी जंगल पानी के लिए बाहर जाती हैं। तो ऐसे मामले में जो ये आदर्श कोरोना है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं
इससे हमें निजात कैसे मिलेगी और गांव के इलाकों में कैसे हम इससे लड़ सकेंगे, इसके जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है अदृश्य कोरोना का, हमें शायद पता चल गया कि इस देश के सारे लोगों को पता चल गया कि कोरोना अदृश्य है। इसके लिए बधाई देनी चाहिए। और ये जगह म्यूटेंट बदलता है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। साइंटिस्ट जो हमारे प्रधानमंत्री बन गए, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की बहुत ही मतलब आप बताइए कितनी जरूरी जानकारी हम लोग को दी, जिसके बारे में शायद अभी उनको पता चला है। इसलिए शायद तैयारी भी अभी से होगा, शुरुआत भी की होगी। और विश्व के बाकी देशों ने शायद ये जानकारी पहले प्राप्त कर ली थी 2020 में। इसीलिए वहां की सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए 3 डोजेस की व्यवस्था की। यही प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 200 करोड़ डोजेज आएंगी, फिर अगले साल होगी कि नहीं हो पाएगी। तो जब आपके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री जो जब उनको जानकारी ही 20 मई को हुई कि अदृश्य है कोरोना और म्यूटेंट बदल देता है, तो तैयारियां यही होंगी। उनसे इससे ज्यादा क्या हम अपेक्षा करें। ये तो हमारी बुद्धि की बलहारी है कि हम जो है उनसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये उनसे ज्यादा अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। जहां तक आपने सिस्टम के बारे में बताया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ये है, एक मेडिकल कॉलेज, मैं इस समय वर्तमान में गोरखपुर में हूँ, यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज है जिसके ऊपर 6 से क्या ज्यादा ही जिलों का जो जितना दबाव है इसी पे है। बिहार के भी, उत्तरी बिहार से लेके और आपके पूर्वी बिहार के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, उनका भी दबाव इसी मेडिकल कॉलेज पर है, एम्स बन। तो ये तो चीजें होती रहेंगी, क्योंकि हमने जो वोट दिया था, वोट तो हमने शमशान और कब्रिस्तान पे दिया है। तो ये जनता ने खुद ही गलती की है। तो जब शमशान और कब्रिस्तान में दिया है तो हमें शमशान और कब्रिस्तान मिल रहा है, तो हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हम माइंडसेट अपना बदलते और अपनी सोच बदलें कि हमें हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, और हम अपने जीवन के स्टैंडर्ड को उठाने के लिए हम वोट करने लगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करने लगे, तब हमें ये सरकार अकाउंटेबल होंगी। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा और हमने वोट नहीं दिया उनको, उनसे हमने पूछा क्या कभी हमने प्रधानमंत्री जी की हम आपको वोट इसलिए देंगे कि आप हमें 1000 या 10,000 जो जनसंख्या है उस पर एक अच्छा CHSE हो या PHSE हो और उसमें डॉक्टर्स बैठे हैं, क्या हमने कभी सोचा? जानकारी तो क्या इसके बारे में हमने बात की थी? पिछले साल भी हमने बात नहीं की। पिछले साल के बाद भी बिहार का चुनाव आया, हमारे लिए मुद्दा गौण रहा। हमारे लिए वही जाति, वही धर्म, वही फालतू बातें, वही बंगाल के चुनाव में आप देख लीजिए मुद्दे क्या रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं है। अब तो जनता को भी जागना होगा, नहीं तो इस तरह हम सवाल पूछते रहे, हम 4 लोग मंत्रणा करते रहे और ये 10 लोग बैठ जाएंगे, 50 लाइक मार देंगे, 100 लाइक मार देंगे, लाइकों से होने वाला नहीं। ये जो सवाल हम उठा रहे हैं, इन सवालों को अब उन लोगों को गंभीर चिंतन करना होगा। आज हमने एक मजबूत साथी दिल्ली में खोया है, उनकी आत्मा को शांति ईश्वर से चाहूंगा। हमारी बहुत ज्यादा मजबूत शुभचिंतक थी और पूनम जी, और बहुत ज्यादा सामाजिक थी, महिला थी और काफी राजनीतिक और सामाजिक। तो आज हमने खो दी। तो हम सब लोग अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का कोविन पे आप अगर वो कर ले 18 से 44 पे, तभी भी आपको स्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 45 साल वाला स्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता ही नहीं। तो हमारी तो ये सरकारी साइंटिफिक टेम्परामेंट से काफी दूर हो रही, क्योंकि वो अभी भी हवन और काऊ डंग और उसके बाद जो आपने टूल किट की बात की थी, एक टूल किट के बारे में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, दूसरा टूल किट इनका है जिसमें ये कह रहे हैं कि गोबर से स्नान कर लीजिए, गोमूत्र पी लीजिए, जिससे कोरोना चला जाए। इसके बारे में, इसको लेकर विदेशी मीडिया में हमारे बारे में बहुत अच्छा चित्रण निकल रहा है। तो हास्य और व्यंग्य के हमारे जितने भी ये सांसद हैं, विधायक हैं, वो हास्य और व्यंग्य के एक बहुत बड़े सूचक बन गए हैं वहां पर, कि वहां पे RT है या और भी यूरोपियन देशों की मीडिया है और ये अमेरिकन मीडिया है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया है, वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या लिखा जा रहा है। हमारे देश की पहले पहचान थी कि हम सांप सफेदों के देश के लोग, और अब हमारे देश की पहचान हो गई कि हम गोबर से नहाने वाले और गोमूत्र पीने वाले। तो हम क्या बताएं, हम तो बहुत ज्यादा व्यथित होकर भी अब क्या कहें, हम तो कुछ कहें तो दिक्कत हो जाती है, ना कहें तो दिक्कत हो जाती है। हमारे देश के लोगों को आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने देश के प्रधानमंत्री से मांगना क्या है। सबसे बड़ी विडंबना ये, हमारे देश के लोग अभी भी
इजराइल, फिलिस्तीन, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद के ऊपर देखिए बयान दे रहे हैं। आप अगर कोई बात अच्छी लिखे तो वो सवाल पूछेंगे कि साहब आप जो है क्यों नहीं बंगाल पे बोल रहे हैं, क्यों नहीं आप इजराइल और फिलिस्तीन पे बोल रहे हैं। जब हमारे लोगों का माइंडसेट ही यह बनता जा रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आप फेसबुक पर आके लड़ोगे, सोशल मीडिया पे आके लड़ोगे, या बंगाल के चुनाव की हिंसा पर आके लड़ोगे। अरे बंगाल की हिंसा में 40 मरे, 50 मरे, यहाँ तो पूरी की पूरी जनरेशन समाप्त होने के कगार पे आ गई। मैं भी आपके पास वापस आता हूँ इस बात पे। जी जी, मैं आपके पास अभी वापस आता हूँ। डॉक्टर राजा राम जी का एक और प्रोग्राम लगा है 5 बजे, मैं उनसे एक सवाल और पूछ लूँ, फिर मैं तुरंत आपको फिर एड्रेस करता हूँ। डॉक्टर राजा राम जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक खबर आई थी कल कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है $2227 पर एनम हो गई है, जो कि 13% हाई है इंडिया की पर कैपिटा इनकम पर एनम से $1963, मतलब कि रफली मान के चलिए कि 1,40,000 रुपए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से किसानों की आमदन जो है कम हो रही है, पीछे डीपी का खाद इनका रेट इन्होंने 1900 रुपए किया, फिर आज वक्तव्य आया कि जी वो सरकार ने, जो प्रधानमंत्री जी ने वो रोल बैक कर लिया, 140% जो है सब्सिडी दे दी है, वो 1200 रुपए वापस मिलेगा जो 2400 रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है। पर हमारे जो एमएसपी है, एमएसपी का रेट तो बढ़ नहीं रहा, इनपुट का रेट बढ़ रहा है। डीजल 90 से 92 रुपए, 95 रुपए लीटर बिक रहा है, और खरीफ क्रॉप के लिए एनपीके का भी रेट जो है वो बढ़ा हुआ है, 1500 रुपए है। डीएपी का रेट भी 1900 रुपए है। डीपी का रेट इन्होंने 1900 से 1200 किया है, कितने दिन रहता है पता नहीं। तो एक खबर ये आई थी कि 20 कुंटल बाजरा अगर एक आदमी एक हेक्टेयर में उगाता है तो उसको 9,000 रुपए का घाटा होता है, और अगर उसका लेबर रेट भी आप उसका तय करें एमएसपी पे, अगर 2125 पे भी बाजरा अगर बिकता है 2125 रुपए एमएसपी पे, तो उसकी 120 दिन की मजदूरी जो है वो 111 रुपए मात्र बनती है। तो ये जो अगर इनकम उसकी पर डे की, एक किसान की 111 रुपए 112 रुपए पर डे बनेगी, जो कि एक नॉर्मल दिहाड़ी 400 रुपए से भी कम है, तो आगे ये देश कैसे चलेगा? सरकार इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है और इस बात को लेके क्यों चिंतित नहीं है? आप बताइए जरा इसके बारे में। आत्मजीत जी, यह हमारे नीति आयोग जो था, जिसे इन्होंने अब नाम, पता चला आपको पता ही होगा, इन्होंने नाम बदल दिया नीति आयोग का, तो उन्हें सोचना चाहिए, जहां बड़े बड़े विद्वानों को इन्होंने बिठा के रखा है, कि जिस बांग्लादेश को आपने बनाया, अब आप गुरु गुड़ रह गए, चेले शक्कर बन गए, वो उसकी इकोनॉमी आपसे बेहतर है, पर कैपिटा इनकम भी। कारण क्या है? दरअसल उन्होंने मोहम्मद यूनुस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने रूरल बैंकिंग और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बल दिया था बांग्लादेश, जिसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, जिसके तर्ज पे हमने ग्रामीण बैंक शुरू किया था, जिनसे सीखकर। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री होना था, उसके बजाय हम SEZ बनाने चले गए, समझ गए। हमने अमेरिका और चाइना के इकोनॉमिक मॉडल की कॉपी करनी शुरू की, और एग्रीकल्चर पे जो हमारा GDP है, उसके शेयर को कम करने के लिए हम पीठ थपथपाते थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, कि आप GDP में एग्रीकल्चर का शेयर कम हो और इंडस्ट्री का बढ़े, जैसे अमेरिका में होता है। तो इसके चलते ये हुआ कि बांग्लादेश में जो कुटीर उद्योग है, विशेषकर उनके जो कपड़ा उद्योग है, समझ गए, जूट उद्योग है, और भी उनके चावल से आधारित उद्योग भी है। तो इन सारी चीजों ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अच्छी पकड़ बनानी चालू की, और उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा। उन्होंने गांवों पे और छोटी छोटी इकाइयों पे जोर दिया, मछली पालन पे जोर दिया उन्होंने। हम लोगों ने जो है बड़े बड़े उद्योग बनाने के लिए, हम केवल अंबानी, अडानी, 20-25 जो उद्योगपति हैं, उनकी सेवा में हमारी सरकारें लग गई। इसके चलते ये दिक्कत आई, पहली चीज। बाकी का तो आपने जवाब खुद ही दे दिया कि MSP और DAP का रेट बढ़ाया क्यों, घटाया क्यों। ये वही हाल है कि किसानों का पॉकेट मार के भाग रहे थे, किसानों ने चोर 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 पकड़ा तो हमारा मनी बैग वापस कर दिया। इतना ही किया है इन्होंने, इससे बड़ा कोई पॉलिटिक्स इसमें कुछ भी नहीं है। ना मैं इनका कोई रत्ती भर मैं इनकी प्रशंसा करूंगा, ना पीठ थपथपाऊंगा। इंटरनेशनल मार्केट रेट की अगर एग्रीकल्चर इनपुट की बात करते हैं तो मैं इनको आईना दिखा दूंगा। अपने अर्थशास्त्री को लेके आए, प्लानिंग कमीशन को मेंबर कर लेके आए, मुझसे खुली बहस करें तो मैं इनको बताऊंगा। सीधी सी बात है, ये है जब इंटरनेशनल मार्केट में, पर आप जानते हैं, आप भी समझते हैं, जो क्रूड ऑयल के जो रेट डाउन हुए, जो 112 से 122 डॉलर से नीचे गिर गए, जब $62 पे पहुंचे, तब तुमने डीजल का, पेट्रोल का, या पेट्रोल आधारित जितने उद्योग हैं उनमें
कच्चे माल के रेट गिरने के बावजूद जो एंड प्रोड्यूस है उसका रेट नहीं घटाया, आप लगा रहे, समझ गए। तो आज आपको कोई हक नहीं है इस देश पे कि एग्रीकल्चर की मेन जो इनपुट है, जो रासायनिक खाद है, उसके रेट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से जोड़ के बात करो। आपने वो चेहरा खो दिया है, समझ गए। तो कभी ये बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, और ऊपर से बंटवारी अलग से कर रहे हैं। 50 किलो का जो बोरी थी उसमें 45 किलो कर दिया। तो आप समझ रहे हैं इन बातों को कि सर अभी तक क्या है, इन्होंने किसानों को टोटल निरा मूर्ख समझ रखा है। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जैसे हमारे भाई बोल रहे थे, प्रबल जी बोलते हैं, और भी एक से एक लड़के निकल के आ रहे हैं जो इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, समझ गए। तो अब इनकी किसानों की कीमत पे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी, और ये तय है। और एमएसपी तो इनको देना ही पड़ेगा। नेस्तनाबूद हो जाएंगी सरकारें अगर एमएसपी नहीं देंगी तो। लिख के ले लें, आप लिख के ले लीजिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी सरकार आए, यहाँ पे किसानों को किसानों की कीमत देनी ही होगी, ये तय है। जी जी जी, बस मैं बहुत ये याद जी जी, बहुत बहुत जगह धन्यवाद जान डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी जी। आपका दूसरा प्रोग्राम लगा, आप जा सकते हैं। मैं इन द मीनवाइल हरीशून जी से सवाल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरीशून जी, मैं ये सुनूंगा बाद में। हरीश जी, मैं आपका जवाब भी, और प्रबल जी आपका भी सुनूंगा बाद में। यूट्यूब पे मैं देखूंगा इसे, जी जी, मैं पूरा आपको लिंक देखूंगा। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत लिख शुक्रिया। दीजिए। तो हरीशून जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जी हमारे पास मात्र 10 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट आपके लिए और 5 मिनट मैं प्रबल जी के लिए दूंगा। आप ये बताइए कि धन्यवाद। आज की डेट में आपके गांव में बुआई का टाइम आ गया है, पैसा किसी के पास है नहीं, मिलों से चीनी जो है खरीद नहीं रही सरकार, सरकार चीनी नहीं खरीद रही, मिल मालिक कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं आगे किसानों को देने के लिए। तो ऐसे में बैंक बंद पड़े हैं, लॉकडाउन है, कार्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म पड़ी है, चौपट पड़ी है। आप बैंक से ऋण नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी के पेपर निकलवा नहीं सकते, और अब अगर कोई चाहे भी पेपर वर्क कराना तो लेखाधिकारी के पास जाना आज की डेट में, और काम करवाना जो है, प्रशासन से काम करवाना तो ना के बराबर हो गया। सब जो है कोरोना में व्यस्त हो गए हैं, कोई दवाइयों में लग गया, कोई ऑक्सीजन में लग गया। तो ऐसे मामले में आप बताइए कि आगे काम कैसे चलेगा, आप लोगों का क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? गांव गांव देहात में जिस तरीके से बीमारी से भी जूझना पड़ रहा है और बेरोजगारी से भी जूझना पड़ रहा है। देखिए आत्मजीत जी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। जब आज किसान उस दरवाजे पर खड़ा है, उस मुहाने पर खड़ा है कि उसकी एक फसल उसके घर में आ गई है, उसे बाजार नहीं ले जा सकता। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल किसान खेत से उठाकर अपने घर ले आया, लेकिन बाजार नहीं लेके जा रहा है क्योंकि सरकार खरीद ही नहीं कर रही है। जो एमएसपी गेहूं का 1975 रुपए प्रति क्विंटल इन्होंने डिक्लेयर किया, आज उस एमएसपी पर क्रय केंद्र चालू भी नहीं हुए हैं। मैं ऐसी कितनी तहसीलें और ऐसे कितने ब्लॉक आपको गिनवा सकता हूं उत्तर प्रदेश में, जहां अभी क्रय केंद्र लागे भी नहीं है, मतलब भी नहीं लगा है। तो पहली फसल को किसान बेच नहीं पा रहा है, उसका खेत अगली फसल के लिए तैयार है, लेकिन जेब में दमड़ी नहीं है। उसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करूं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, गन्ने की प्राथमिकता खेती होती है, लेकिन एक एक साल में गन्ने का भुगतान हो रहा है। जैसे इसी पेराई सत्र में मैंने पहले भी बोला था कि पेराई सत्र खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर से हमने गन्ना देना शुरू किया था, एक साल तो हमने गन्ने को उगाने में लगाया, अब एक साल हम गन्ने के भुगतान के लिए इंतजार करें। ये पहला समय और पहला देश है जिस देश में दो तरह की बातें होती हैं, दो मुही बातें होती हैं। एक, जो कानून किसान विरोधी हैं, किसान को आत्महत्या की ओर ले जाते हैं, उनको तो सरकार आतुर है लागू करने के लिए। वही दूसरी ओर गन्ना कंट्रोल ऑर्डर, शुगर कैन गन्ना कंट्रोल ऑर्डर जो है, वो 1966 से आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है, लेकिन किसान को बताते हैं कि ये सरकारें किसान के हित में काम कर रही हैं। तो जिस गन्ना कंट्रोल ऑर्डर में गन्ने का 14 दिन में भुगतान करने का आदेश है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं। तो इसमें दो बातें हो गई कि गन्ना किसान या किसान के हित में जो कानून बनाए जाते हैं वो तो लागू नहीं किए जाते, किसान विरोध में जो कानून बनाए जाते हैं, कॉरपोरेट फायदा देने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जब खेती को कॉरपोरेट बनाकर कॉरपोरेट जैसे लोगों को लाभ दिया जाए, वो कानून लागू करने के लिए सरकार आतुर रहती है।
अब आती है निजी रूप से, उत्तर प्रदेश का हर किसान आज कर्जदार है। जब जब ये सरकारें अपना बजट करती हैं, चाहे यह उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी दूसरे प्रदेश की सरकारें हो, आपने हमेशा देखा होगा ये अपने बजट में हमेशा किसान का कर्ज दुगना करने की बात करते हैं। ये हमेशा कहेंगे कि हमने किसान के कर्ज का बजट बढ़ा दिया, और बातें करते हैं किसान की आमदनी दुगने की। 2014 से लेकर आज तक, तो भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, आपको 7 साल हो गए हैं ये ढिंडोरा ढोल लेकर पूरे देश घूमते हुए, किसान की आय दुगनी। पूछना चाहता हूँ 7 वर्षों में इन्होंने किसान की कितनी आय दुगनी करी और कब तक हो जाएगी। दूसरा पहलू देखें तो किसान जो फसल उगाता है, फसल उगाने में जो खर्च होता है, चाहे वो डीजल का खर्च हो, चाहे वो रासायनिक खरपतवार का खर्च हो, वो डबल हो गया है। आज डीएपी की अभी हम बात कर रहे थे, तो डीएपी पर बिल्कुल सरकार बैकफुट पर गई है, क्योंकि किसानों ने इसी तरह से सरकार के साथ व्यवहार किया जैसे कोई चोर चोरी करके भाग रहा। अभी त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो चोरी करके भाग रहा है, लोगों ने कहा चोर चोर चोर, तो वो वापस हमारी वस्तु हमें दे गया। आज किसान के पास अगली फसल बोने के लिए पैसा नहीं है। आज किसान के पास इस महामारी में दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है। गांव गरीब मजदूर किसान आज इस बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन अपनी मनोस्थिति के साथ, अपने आत्मबल के साथ, लेकिन आत्मबल दवाई का तो नहीं करता। गांव में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो सरकार के संसाधन है गांवों में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के, उनमें ताले लटके हुए हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया, और आज भी मैंने कई सीएमओ से बात किया। दूसरा, पैसा नहीं है जेब में कि आदमी दवाई ले सके, बाजार जा सके, डॉक्टर के पास जा सके और आने वाली फसल बो सके। तो आज का जो किसान है वो बहुत वर्स्ट परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन ये सरकारें आज भी क्लेम करती हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं। ये इनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। ये बेशर्म और बेहयाई वाली बातें करना ये सरकारें बंद करें। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं सभी किसान भाइयों से भी और आपके सभी दर्शकों से भी आग्रह करूंगा, अभी प्रबल जी कह रहे थे कि हमको अपनी प्राथमिकताओं का चयन करना होगा, क्योंकि हमने जब सरकारों को चुना तो हमारी प्राथमिकताएं थी शमशान घाट, कब्रिस्तान। लेकिन आज जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे जीवन नष्ट हो रहा है, पूरी की पूरी जनरेशन खत्म होने को तैयार है। हर रोज हम सभी को कोई ना कोई सूचना आती सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कि हमारा कोई अपना आज हमें छोड़ गया, इस दुनिया को छोड़ गया। तो आज समय है किसानों के साथ सरकारों को खड़ा होने का। जी जी। मैं तो इन सरकारों की तब सराहना करता कि किसान का, मैं बस एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं कि किसान का जो इन पर भुगतान है, भाई जो हमारा पैसा है सरकारों पर वो हमें दें और एडवांस पेमेंट करते कि किसान भारत का पेट भरता है, वो अगली फसल तैयार है। और रही बात, अभी आपने कहा कि सरकारें शुगर फैक्ट्रियों से चीनी नहीं खरीद रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिएगा बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पे गन्ने का भुगतान बराबर हो रहा है। तो गन्ने या शुगर की जो नीतियां हैं वो तो पूरे देश के लिए एक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा वर्स्ट स्थिति है, क्योंकि ये सरकार किसानों को कुचलना चाहती है, मजदूरों को दबाना चाहती है और उनको बहुत ही ऐसी स्थिति में ले जाकर छोड़ना चाहती है कि वो जिंदा रहने के लिए ही विकास समझे। जी जी ये जी जी, बहुत 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 हाँ, शुक्रिया आपका, आज ये बातों पे आपने ज्ञान हमें दिया। मेरा आखिरी सवाल प्रबल जी से है। प्रबल जी, 2016 से हम देख रहे हैं कि ये सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। इन्होंने 2016 में जो इकोनॉमिक हमारा स्लो डाउन हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, नोटबंदी की जिम्मेदारी नहीं ली, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई और तो हमारे देश की विकास दर गिरी, जो कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बनेगी, वो 2.5 ट्रिलियन टन से 2 ट्रिलियन टन पे आ गई, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। चाइना ने एलएसी पे कब्जा किया और लद्दाख में हमारी टेरिटरी पे 1 साल रही। लॉकडाउन 1 में हमने देखा कुछ एरिया उन्होंने छोड़ दिए, कुछ एरिया में अभी भी दबसांग वैली में उनका अभी भी दबदबा है। इन सब बातों को जो ये ग्रॉस निग्लेक्ट है, जो सेकेंड वेरिएंट जो हमारा कोरोना का आया उसमें भी नेग्लिजेंस थी सरकार की, और जब कुछ भी कोई चीज इनको करनी होती है उसके लिए उत्सव मनाया जाता है, टीका उत्सव,
गरीबी रेखा से नीचे बढ़ते जाने लोगों का उत्सव, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का उत्सव, टॉयलेट बनाने का उत्सव। तो ये सरकार, पब्लिक भी देख रही है, ये कब तक चलेगा और लोग कब सड़कों पे निकलेंगे इसके खिलाफ? जरा इस पे ज्ञान प्रकाश दीजिए। अब मैं आपको 5 मिनट का समय आपने हमें दिया है। जी जी जी। मैं पूरी स्थिति आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो सरकार वर्तमान में चल रही, जिसको बनाने में मेरी भी कुछ ना कुछ छोटी सी भूमिका रही है, उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ कई बार। किसी भी तानाशाह के राज को आप देख लीजिए, चाहे गद्दाफी हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे हिटलर हो, पहले वो अपने देश के गरीब लोगों को सुविधाएं देते, छत देंगे, पानी देंगे, भोजन की, राशन की व्यवस्था करेंगे। पहले एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपने साथ मिलाने की कोशिश। उसके बाद वो देखते हैं कि हमारे रिजीम में कौन, हमारे राज्य में कौन ऐसा वर्ग है जो आवाज उठा सकता है। तो वो आवाज उठा सकता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ही क्रांति का वाहक होता है, बदलाव का वाहक होता है। उन्होंने बड़े ही तरीके से जितने भी आप बात गिना रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना का ये दूसरा वर्ग थी, इसमें आप देख लीजिए कितना बड़ा मार, जितने बड़ी दिक्कतें आपके किसानों के ऊपर हुआ, नौजवानों के ऊपर हुआ, बाकी और लोगों के ऊपर हो रहा है। ये मिडिल क्लास, पहले तो उसके रोजगार गया, फिर उसकी जीएसटी में उसका व्यापार नष्ट हो गया, फिर लॉकडाउन में जो बचा कुचा व्यापार था वो नष्ट हो गया, रोजगार में अगर रहा तो उसकी सैलरी आधी हो गई, और अब तो सांसों के ऊपर संकट आ गया, जीवन चला गया। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे देश का मिडिल क्लास उठ खड़ा नहीं। और धीरे धीरे मिडिल क्लास को, युवा वर्ग को समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, उस धीरे धीरे जो जागरूक हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जो अभी आया है कि एक सर्वे आया है कि नरेंद्र मोदी जी का 22% डाउनफॉल हो गया। अब सवाल उठा रहे हैं नौजवान कि अगर भूटान कर सकता है वैक्सीनेशन 1 डोज, अपने 60% की जनसंख्या के आसपास के लोगों को 1 डोज दे सकता है। देखिए, हर देश छोटा हो या बड़ा हो, संसाधन सबके पास अपने देशों के हिसाब से सीमित ही होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज कहना है, इनके लोग आके लॉजिक कह देते हैं 135 करोड़ का देश है, हम क्या कर सकते। तो आप उस देश के प्रधानमंत्री क्यों बने? आप उन स्टेटों के क्यों राज्य के मुख्यमंत्री बनने को ललायित हो, प्रधानमंत्री बनने को ललायित क्यों बनने? मत बनो। जब आप 135 करोड़ की जनसंख्या के देश के प्रधानमंत्री बन रहे हो तो उसके चैलेंजेस भी आपको पता होने चाहिए। और जब तक, मैं आपको आज भी बता दूं, अभी तक हम लोग काफी दिनों से मांग कर रहे हैं, जब तक आप लाइसेंस खोलोगे नहीं, आप छोड़ दीजिए कोविशील्ड को, अपार्ट कर एस्ट्राजेनेका का मसला है, कोवैक्सीन में तो हिंदुस्तान का पैसा लगा है ना, देश की जनता का पैसा लगा है। तो कोवैक्सीन के लाइसेंस को खोलो, और उन भारत के 12-13 कंपनियां तो ऐसी हैं जो देश की है ना, सरकार की है ना, सरकारी कंपनी को दो जो बना सकती है वैक्सीन बनाने को दे दो, उनको स्ट्रक्चर बनाने को दो। आप आधार पुना वाले को क्यों पैसा दे? आप सारा पैसा हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इनकी सोच दूसरी है, इनकी सोच है मुनाफा कमाने का, मुनाफाखोरी करने का। स्पुतनिक जब आ रहा था तब इन्होंने स्पुतनिक को आने नहीं दिया। स्पुतनिक कब आई? जब डॉक्टर रेड्डीज को फायदा हुआ। अब आज 999 रुपए का, 1000 रुपए का एक डोज तो डॉक्टर रेड्डी अपने उसमें देता। अब वो आगे कितने में बिकेगा वो तो हमको भी पता नहीं, ना आपको पता है कि कितने रुपए में डोजेस जाएंगे। अगर आज आप स्लॉट बुक कर रहे हैं तो स्लॉट नहीं मिल रहा। तो ये जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग देश की राजनीति में नहीं आएंगे, सत्ता में नहीं हो पाएगा, न तो किसानों को कुछ मिलने वाला, न नौजवानों को कुछ मिलने वाला, न देश की महिलाओं को कुछ मिलने वाला, और हमारा देश पीछे जा रहा है। आज हम 1970 से भी बदतर हालत में पहुंच रहे हैं। आज हमारा जीडीपी -23, -27% नीचे पीछे चला गया। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप क्या करें? हम और आप जागृत कर सकते हैं। अब सवाल उठाने का समय। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब पॉजिटिविटी की बात करिए। काफी जगहों पे, कुछ जगहों पे हमारे और आपके बैठे ही रहे हैं, झगड़ा भी हो गया। हम पॉजिटिव क्या खोजे जब सरकार ही नकारात्मक, जब विपक्ष की सारे नेताओं ने लेटर लिखकर बोला ये पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हमारे सजेशन है, इस पर आप काम करिए। नहीं कर सकते।
टूल किट पर आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि टूल किट में कांग्रेस ने ये किया वो किया। कांग्रेस को पहली बार कांग्रेस को मैंने देखा अच्छा काम किया। और मैं फिर मांग करता हूं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गलत बयानी कर रहे हैं और गलत डाटा पेश कर रहे हैं देश की जनता के सामने, वैक्सीन को लेकर, बाकी ऑक्सीजन को लेकर, बाकी, मैं कांग्रेस पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, मैं उससे मांग करता हूं, ये उसका कार्य है, वर्तमान लोकतंत्र में उसका सबसे बड़ा कार्य है ये कार्य उसको करना चाहिए। जितने भी रूल्ड स्टेट्स हैं कांग्रेस की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में किया, मैं उसका वेलकम करता हूं, क्योंकि ये डराने का काम है। ये आपको डराते हैं, रोज एफआईआर लिखवा देंगे। आत्मजीत सिंह एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, प्रबल प्रताप ने अपना वक्तव्य हम लोग के ऊपर या हरीश के ऊपर एफआईआर दर्ज करके हमको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो कहता हूं कि देश के हर विभिन्न थानों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए झूठ बोलने देश के। और यही नहीं, आने वाले समय में जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत करके नरसंहार किया गया है, लोगों की जनता जो मरी है वो ऑक्सीजन की किल्लत से ज्यादा मरी है, आपको भी पता है। ऑक्सीजन अगर समय पे मिलता और इनके पास टाइम था साइंटिफिक रूप से और डॉक्यूमेंटेड है कि इनको कमेटियों ने बता दिया था ऑक्सीजन की किल्लत है और आपको ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने हैं, आपको वैक्सीन देनी है, लेकिन नहीं किया। सेकंड वेव आ रही है, तैयारी करिए, नहीं किया। इन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए गैर इरादतन हत्या करने का जनता का। प्रबल जी आपकी बात, क्योंकि इन्होंने आत्मजीत भाई, इन्होंने कुछ और नहीं किया। हमारे